देखो नीट के पेपर में बायो का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि पूरे पेपर का 50% वेटेज तो सिर्फ बायो लेकर बैठा हुआ है। अब कौन नहीं चाहता कि उनके 360 में से 360 नंबर आए बायो के अंदर। अब लास्ट मिनट रिवीजन करने जाओगे तो इतनी सारी थ्योरी, इतने सारे चैप्टर है बायो के अंदर, कैसे रिवाइज करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, किसी चैप्टर को कहाँ पे खत्म करोगे, बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो यार इस लास्ट के मोमेंट के अंदर ना तुम्हें सारे चैप्टर में हर एक लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना होता, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। बस एक टच देना होता है, रीटच, जिसके अंदर तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं, जहाँ से एनटीए हर साल क्वेश्चन पूछता है। और ये कैसे पता चलता है? हमें प्रीवियस पेपर की एनालिसिस करके। और ये एनालिसिस मैंने करी है आप लोगों के लिए, जहां पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के अंदर जहां से क्वेश्चन एनटीए हर साल पूछता है। इसका मैंने एक पूरा पीडीएफ तैयार किया, जिसको मैं टेलीग्राम के ऊपर भेजने वाली हूँ जस्ट इस वीडियो के बाद में। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही रिविजन अपना बायो का करना। यहाँ पर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर वाइज मैंने बनाया हुआ है 11th एंड 12th बायोलॉजी के लिए, जहां से एनटीए हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आता है, एजुकेशनल कंटेंट, नीट से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ड से शुरुआत करूँ तो जितनी भी वहाँ पर टेबल्स गिवन है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में जो भी रूल्स होते हैं वो आने चाहिए तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस से क्वेश्चंस आए हुए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो भी जनरल फीचर्स होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के, खासकर वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन, इनके बारे में बहुत सवाल आते हैं। प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी और एल्गी का जो पूरा टेबल बना हुआ ना, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, उसके ऊपर एंड उसके पिगमेंट्स, वो सारा का सारा तुम्हें पता होना चाहिए। एल्गी तो मतलब रट के चले जाना। उसके अलावा एनिमल किंगडम के तो तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं, इतने सारे एग्जांपल्स है तो वो रटने ही है। ऑब्वियस सी बात है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिमेट्री वाला पार्ट, की सिमेट्री वाला मतलब इतना ज़्यादा पूछा जाता है, रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल है, किसमें कौन सी होती है वो मतलब याद कर लेना एक बार। सिलोम वाला पार्ट भी पूछा जाता है कि ए सिलोमेट कौन होता है। स्यूडो सिलोमेट वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, और सिलोमेट कौन होते हैं, मतलब बेसिकली स्यूडो सिलोमेट वाला तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी के अंदर जितनी भी न्यू प्लांट फैमिलीज है, देखो जितने भी न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं इस बार, वहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो न्यू टॉपिक्स को एक बार बार रिवाइज करके जाना, क्योंकि वो न्यू है तुम्हारे लिए भी, तुमने ज़्यादा रिवाइज नहीं करा होगा उसको, लेकिन मेक श्योर कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर रहे हो। जैसे कि न्यू प्लांट फैमिलीज हैं, जितनी भी प्लांट फैमिलीज हैं, न्यू ओल्ड जितनी भी जो भी हैं, एनटीए के सिलेबस में 5 फैमिलीज है, सारी की सारी याद करके जाना। एस्टिवेशन और उसके एग्जाम्पल्स, ट्रस्ट मी मैं बता रही हूँ तुम्हें, लिटरली हर साल क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो फ्लोरल पार्ट्स, थैलेमस के ऊपर उनकी पोजीशन होती है ना, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, वहाँ से क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर फ्रॉग वाला पार्ट, क्योंकि इस बार नया आ चुका है फ्रॉग वाला पार्ट। हालांकि कॉकरोच से भी क्वेश्चन हर साल एक तो देखा ही जाता था, इस बार आ भी सकता है कॉकरोच से, बट फ्रॉग से जरूर आएगा इस बार क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर मैं बता दूं, जितने भी यूकैरियोट के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें सेंट्रोमेयर की पोजीशन के ऊपर बेस्ड तुम्हें क्रोमोसोम बता रखे, 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, वो सारा एक बार कर लेना। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स, जितनी भी टेबल्स हैं इस पूरे चैप्टर में, सारी की सारी टेबल्स, खासकर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली टेबल होती है, कितने कौन से बायोमोलिक्यूल का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, वो परसेंटेज वाला टेबल, सारे के सारे टेबल्स तुम्हारे टिप्स पर होने चाहिए। इसके अलावा एंजाइम एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एक एग्जांपल है सक्सिनिक वाला, डिहाइड्रोजनेज वाला, एक बार वो थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। उसके अलावा को फैक्टर्स के अंदर तुम प्लीज़ को ध्यान से देखना, होलो एंजाइम क्या होता है, इसके ऊपर सवाल आ चुका है ऑलरेडी। को फैक्टर्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे अटैच्ड होता है, को एंजाइम कैसे अटैच्ड होते हैं, वो सारा एक बार देख लेना। सेल साइकिल एंड डिवीजन में इंटरफेस के अंदर G1S G2 के ऊपर तो मतलब हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। और मियोसिस फर्स्ट भाई साहब मतलब इतना फेवरेट है। प्रोफेज फर्स्ट की जितनी भी फेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, सारी फेजेस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो प्लीज ध्यान से देखना। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन, जिसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आता है, जिसमें Z स्कीम आ जाती है, उस पर सवाल आते हैं। एंड C3 C4 साइकिल पे पक्का सवाल देखने को मिलेगा। क्रेन्स एनाटॉमी कैसी होती है C4 साइकिल्स में, C4 साइकिल्स क्यों इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, वहाँ से प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है, उस पर सवाल आता है। रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है उसमें ग्लाइकोलिसिस के ऊपर सवाल और क्रेब साइकिल के ऊपर सवाल, बहुत अच्छा सवाल बना के वो देते हैं। पूरे साइकिल में से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के वो हमेशा देंगे ताकि तुमसे गलती हो वहाँ पर, तो ध्यान से करना थोड़ा। क्रेब साइकिल एंड ETS के ऊपर भी सवाल ज़्यादातर आते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो तुम्हें पता ही, जितने भी हार्मोन्स हैं वो तुम्हें अच्छे से याद कर लेने, उनके फंक्शंस क्या हैं। उसके अलावा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में जितनी भी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज दे रखी है ना, वो वाला तो मतलब रट लेना कि किसकी कितनी वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है,
कौन सी कैपेसिटी का कितना अमाउंट होता है, सब कुछ आना चाहिए। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अच्छे से आना चाहिए, ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिसऑर्डर्स जितने भी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हर चैप्टर के सारे आने ही आने चाहिए। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर सवाल ज़रूर आता है। कार्डिक साइकिल पे सवाल आता है, जिसमें कार्डिक आउटपुट को कैसे मेजर करते हैं उस पर सवाल आता है। ECG पूरा डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, कौन सी वेव क्या प्रेजेंट कर रही है, ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा डिसऑर्डर्स तो है ही इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन देयर एलिमिनेशन में नेफ्रॉन और उसके पार्ट्स और उसका जितने भी फंक्शंस होते हैं, PCT का क्या है, DCT का क्या है, हेनले-लूक का फंक्शन क्या है ना ये, और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, रास फंक्शन कैसे चलता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है, एंड डिसऑर्डर्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर क्या होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म है, मैंने बहुत प्यारे तरीके से समझा रखा है, मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा स्केलेटल सिस्टम बहुत अच्छे से सारी हड्डियां तुम्हारे मतलब टिप्स पे होने चाहिए। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जितने भी हार्मोन्स है उनका ओरिजिन मतलब वो कहाँ से तो निकलते हैं, कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं, और खासकर जो पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हार्मोन खुद बनाती है या वो कैसे रिलीज कर, वो बनाती है और रिलीज करती है या सिर्फ रिलीज करती है, बनाता कोई और है। इस पर सवाल हमेशा ही आता है और कन्फ्यूज करता है बच्चों को। इसके अलावा क्लास 12th की बात करें तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट एक बहुत ही मतलब बड़ा चैप्टर है, बट हाँ काफ़ी ईजी है। इसमें फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक कैसा एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, उसका स्ट्रक्चर, उस पर सवाल आता है। पॉलिनेशन के ऊपर सवाल ज़रूर देखने को मिलता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंडोस्पर्म कैसे बना, एंडोस्पर्म क्या कैसा होता है। सीड के ऊपर सवाल ज़रूर आएगा, डाइकॉट और मोनोकॉट सीड के ऊपर। पॉली एम्ब्रियोनी के ऊपर सवाल। एपोमिक्सिस एक बहुत हॉट टॉपिक है। एंड पार्थेनोकार्पी किस में होती है, इनके जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो याद कर लेना। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें यूट्रस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी लेयर्स तुम्हें पता होना चाहिए। फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, जितना भी उसमें मेजरमेंट दिया हुआ है वो पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मेथड पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात, आई होप तुमने पढ़ भी रखे होंगे, बट लास्ट मोमेंट पे IUDs को ज़रूर रिवाइज करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ART जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है जितनी भी है, IVF, ZIFT, GIFT जो भी दिया हुआ है सारा घोट के पी जाना। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मतलब महाभयानक चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ से पूछ जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जितने भी एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो या को डोमिनेंस हो पूछ जाएगा, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। एंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे सवाल ज़रूर आता है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, किसने समझाया लिंकेज, और लिंकेज किसका एक्सेप्शन होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन होता है। इसके अलावा ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स गिवन है NCERT में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स सारे आने चाहिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो चारगाफ रूल पे सवाल बहुत बार देखा गया है। ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर सवाल ज़रूर आता है। लैक ऑपेरॉन पे सवाल आता है। DNA का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था उस पर सवाल आता है। एंड DNA का जो रेप्लिकेशन होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो रेप्लिकेशन का होता है उस पर आता है। इवोल्यूशन की बात करें तो मेरे को बहुत ही घटिया चैप्टर लगता है ये, बट स्टिल इसमें अगर तुमको भी बहुत घटिया लगता हो तो मुझे बताना कमेंट्स में। लेकिन स्टिल इसके कुछ टॉपिक्स है जो तुम्हें आने चाहिए। होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो थ्योरीज गिवन है, सारी की सारी थ्योरीज तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। स्पेशली केमिकल इवोल्यूशन वाला थ्योरी बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड ह्यूमन इवोल्यूशन लिटरली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर ना जो जितने भी ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है, होमो हैबिलिस, इरेक्टस जो भी आए हैं, उनका एक टेबल बना के तुम्हें दिया जाएगा जहाँ पर तुम्हें उनकी दिमागी क्षमता, मेंटल कैपेसिटी, वो सब कुछ तुमसे पूछी जाएगी, ब्रेन कैपेसिटी, एंड उसको तुम्हें मैच करना पड़ेगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए बता रही हूँ। एंड इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा तुम्हें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की बात करूँ तो जितनी भी डिजीज़ गिवन है, जितनी भी मतलब हेड टू टो जितनी डिजीज़ है वहाँ पर सारे डिजीज़ का पता होना चाहिए, कैसे हो रही है, क्या ट्रांसमिशन का मेथड है, क्या उसका पैथोजन है, क्या उसके सिम्टम्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिटरली बता रही हूँ। एंड इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज़, जिसमें जितनी भी वो ड्रग्स दी हुई हैं उन ड्रग्स का टारगेट सेंटर कहाँ है, सारा तुम्हें पता होना चाहिए। रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं उन ड्रग के, एंड सारी चीज़ें। उसके अलावा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का बताऊँ तो माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल यूजेस में कहाँ हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि जितने भी माइक्रोब्स वहाँ पर गिवन है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आ रहा
है, ब्लड क्लॉट में आ रहा है, ये जितने भी माइक्रोब्स हैं ना, इनके यूजेस तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, नाम पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि माइक्रो फंगी है, बैक्टीरिया है या क्या है, मतलब पता होना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं, वहाँ से सवाल पक्का आता है, जो लास्ट क्लास में गिवन है आपको इस चैप्टर के। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में आरडीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, पीसीआर के ऊपर इतनी बार रिपीट हुआ है सवाल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे इतनी बार रिपीट हुआ है, एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ऊपर सवाल आ जाएगा कि वो तुम स्टिकी एंड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे कहाँ कट करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर, है ना। इसके बाद बायोरिएक्टर के ऊपर सवाल जरूर आता है, प्यूरिफिकेशन वाला एक है पॉइंट जहाँ पर सवाल आता है और एक बार आ भी चुका है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट, जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन इंसुलिन इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाया गया है, उसको किसने बनाया है, आरएनए इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का इंटरैक्शन, जिसमें प्लस 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 माइनस 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 जो भी गिवन है वो पूरा तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ग्रोथ मॉडल्स तुम्हें पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसी हो रही है, सिग्मोइड कर्व कैसे आ रहा है। इकोसिस्टम एक बहुत ही प्यारा छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी, मैंने भी बहुत अच्छे से समझा रखा उसको, बहुत ही कम टाइम में, अगर मेरे चैनल पे तुम देखोगे मिल जाएगी वीडियो, या फिर सर्च कर सकते हो इकोसिस्टम बाय एकता सोनी, यूट्यूब पे मिल जाएगा। प्रोडक्टिविटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जिसमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है, क्या इसका मेजर रीज़न होता है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व कर सकते हैं, एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स तुम्हें पता होना चाहिए, हॉटस्पॉट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उसके अलावा जो इस वाले चैप्टर में डेटाज बहुत दिए हुए हैं, तो मेक श्योर कि तुम थोड़े डेटा को अच्छे से एक बार याद कर लो, जितने भी नंबर्स गिवन हैं, जितने भी साइंटिस्ट गिवन हैं, जितने भी डेट्स गिवन है, सारी अच्छे से याद कर लो। वर्ल्ड समिट कब हुआ था, अर्थ समिट कब हुआ था, इस पर भी एक बार प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल आ चुका है, कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये पता होना चाहिए। दैट्स इट, बस इनको तुम याद कर लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, जितना हो सकता है उतना अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हर चीज़ नहीं रिवाइज होगी, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज होंगी। तो ये एक बेस्ट चीज़ हो सकती है। टेलीग्राम पे PDF दे रही हूँ, भाग के जाओ, डाउनलोड करो और रिविजन करना स्टार्ट करो, घबराओ मत, बस अपने आप को बिजी रखो। जितना बिजी रखोगे उतना स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल अप जाएगा। जितना खाली बैठोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाएगा और तुम्हें लगेगा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता पेपर के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ खुद को बिजी रखो, जितना हो सकता है रिविजन पे उतना ज़्यादा फोकस करो। नई चीज़ें कुछ भी मत पढ़ना, पुराने जो चैप्टर्स तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं बस उनको पढ़ते जाना, नया कुछ भी मत पढ़ना, वरना नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।